Hello friends, my name is Rajat Agrawal. I am a qualified chartered accountant and I am here to teach you the new subjects of what you will be learning in CPT, that's statistics. Statistics is like a wide concept which will be useful in many aspects in your life. स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ मैं आज आपको एक जो आप हमेशा से यूज करते आए हैं वैसे एक ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप स्टार्टिंग से अभी तक यूज करते हुए आए होंगे, बट अभी भी इसमें कई सारे टर्म्स है, कई सारे बटन्स है जो जिससे आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं अभी तक। तो मैं आज उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्योंकि आगे चल के मेरे सारे बैचेस में स्टैटिस्टिक्स जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो इसका बहुत ज्यादा यूज होएगा, क्योंकि हर एक अपन जब सम सॉल्व करेंगे तो हर एक को अपन को कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना सीखना है, ना कि उसको कॉपी और पेन यूज करके अपन सॉल्व करें। अपन उसको प्रेफर करेंगे कि अपन सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही करेंगे, इसी पे ही मेमोरी का फंक्शंस है और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जिसका अपन यूज करने वाले हैं। अब कैलकुलेटर का पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि कैलकुलेटर में जो आपको जो अभी अलाउड रहेगा सीपीटी में या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो कैलकुलेटर अलाउड रहते हैं, तो उस कैलकुलेटर्स पे आपके 12 डिजिट्स कैलकुलेटर अलाउड है और ना साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सो आपको ये वाला कैलकुलेटर इस वैरायटी का कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। और इस वैरायटी के कैलकुलेटर में आपको ये चेक करना रहेगा कि इसमें जीटी का बटन होना चाहिए, मेमोरीज का बटन होना चाहिए और आपके पास चेक करेक्ट का बटन होना चाहिए। मतलब ये सारे फंक्शंस आप देख लीजिए जो इसमें इस कैलकुलेटर पे आपको शो हो रहे हैं, ये सारे बटन्स आपके पास होने चाहिए। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। एक तो होता है मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस और एक मेमोरी रिकॉल एमआरसी। जो आपके ये तीन जो राइट साइड पे ये तीन जो बटन दिख रहे हैं, ये तीन फंक्शन जो बटन्स है ये अब तो अपने मेमोरी सेव करने का काम करते हैं मेमोरी में। और एक बटन है जीटी जो कि होता है ग्रैंड टोटल। ये सारे जो भी अपने मेमोरीज में जितने भी फिगर्स होंगे सारे को वो ऐड कर देता है। तो ये जो थे जो आपके मेमोरीज वाले थे। और एक होता है मार्कअप, एमयू इज मार्कअप। मार्कअप आपको जो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हमें टैक्स निकालते हैं और फिर या तो कमीशन निकालते हैं, मैनेजर्स कमीशन, तो इस तरीके की चीजों में काम आता है अपना मार्कअप। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये वाला बटन देखा हुआ है रूट का बटन, तो स्क्वायर रूट का बटन एक है और बाकी सारे बटन से तो आप फेमिलियर होंगे जो प्लस माइनस जो नॉर्मल डिविजन के बटन है। तो आपके लिए नए बटन में मतलब ये रहा कि मेमोरीज वाले नए बटन है, जीटी वाले, एमयू वाले, तो ये आपके लिए नए बटन है। अच्छा, अब इसमें एक दो बटन्स का और ये आपको लग रहा होगा कि सी भी है और ऑन जो होता है, तो ऑन से तो ये ऑन हो गया, फिर ये सी का सिर्फ इससे इसका मतलब होता है यहाँ पे जो डिजिट्स रहेंगे वो खाली मिटेंगे, पर मेमोरीज में जो सेव्ड डिजिट्स है, फिगर्स है, वो नहीं मिटते इससे। वो जब तक अपन ऑन प्रेस नहीं करेंगे वो सारे फिगर्स अपने मेमोरीज में सेव्ड रहेंगे। अब मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ कि मेमोरी मेमोरी मेमोरी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेमोरी कहाँ से आ गई, इस कैलकुलेटर में अपना कोई एक मेमोरी कार्ड तो लगता नहीं है, तो अब यहाँ पे मेमोरी कहाँ से आई। तो ये बताना चाहूंगा हर एक कैलकुलेटर में एक इनबिल्ट मेमोरी रहती है। तो इनबिल्ट मेमोरी में ही सारे जो भी अपने फिगर्स रहते हैं वो सारे सेव्ड होते जाते हैं। अब अपन जो भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो जब भी अगर जैसे मैं कर रहा हूँ 5 + 5 एंड आई एम प्रेसिंग इक्वल टू, जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो ये जो 10 जो फिगर आ रहा है, ये 10 फिगर जो है वो अपने ऑटोमेटिकली इसके मेमोरी में सेव्ड हो गया। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी मैं इक्वल टू दबाता हूं तो इक्वल टू दबाने के बाद जो भी मेरा फिगर है वो मेरे मेमोरी में सेव्ड हो रहा है। तो अब ये जो 10 वाला फिगर है ये मेमोरी में सेव्ड हो गया। फिर से मैंने अगर कुछ कैलकुलेशन किया 6 + 6 = 2, तो ये जो 12 आया इक्वल टू के बाद वो भी मेरा मेमोरी में सेव हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, 10 और 12 जो दोनों का समीशन जो मैंने किया उसका जो आंसर आया उन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये दोनों फिगर मेरे इक्वल टू बाद वाले सारे सेव्ड है मेमोरी में। तो इन मेमोरी में सेव्ड है, तो मैं अगर खाली ग्रैंड टोटल प्रेस कर दूंगा तो इन सबका टोटल निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये 22 यहाँ पे टोटल आ गया इन दोनों का ग्रैंड टोटल दबाने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू के बाद वाले जो भी फिगर्स रहेंगे सारे अपनी मेमोरी में सेव्ड है, और अगर उसका अपन को ग्रैंड टोटल निकालना है, उसका सबका टोटल करना है, तो अपन जीटी पर बटन प्रेस करके सबका टोटल कर सकते हैं। ये सब जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो अपने टेबल जब क्रिएट करते हैं तो अपन मल्टीप्लिकेशन हर एक का करते जाते हैं और फिर उसको लिखते हैं एक अलग कॉलम में, तो उसके बाद फिर उस कॉलम का पूरा टोटल निकालते हैं। तो वो सारी चीजों से अपन को बचाएगा और ये अपन डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर पाएंगे। अब इसके बाद ये तो हुआ अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले अपना ग्रैंड टोटल का मतलब अपन ने समझ लिया। अब समझते हैं मार्कअप, M-M+ और मेमोरी रिकॉल का मतलब क्या होता है। अब देखो मार्क M+ में इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे अगर अपन ने 5 + 5
तो इसका जो आंसर आने वाला है, तो वो जो आंसर आने वाला है 10, वो अपन को मालूम है, पर अगर अपन ने इक्वल टू प्रेस नहीं भी करे और डायरेक्टली इसको m प्लस क्लिक कर देते हैं, मतलब ये जो 10 आंसर है, ये 10 आंसर ऑटोमेटिकली मेमोरी में प्लस 10 करके सेव हो गया। ये किस तरीके से सेव हुआ है? प्लस 10। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन वही करते हैं, 6 प्लस 6, और इसके बाद अब मैं m माइनस में सेव कर रहा हूं, मतलब मैं जो आंसर आने वाला है मेरा 12, उसको मैं -12 करके अपने मेमोरी में सेव कर रहा हूं। तो इसलिए मैं m माइनस क्लिक किया, मतलब ये माइनस की मेमोरी में सेव हो गया। अब जो एक प्लस की मेमोरी में सेव है 10, एक माइनस की मेमोरी में 10 है, -12। अब इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूं, उसको मतलब दोनों को रिकॉल कर रहा हूं कि दोनों जो भी है, मेरा प्लस है माइनस है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके मेरे को उसका आंसर शो करे। तो मैं यहाँ पे मेमोरी रिकॉल का बटन दबाऊंगा, तो जैसे ही मैं मेमोरी रिकॉल का बटन दबाया, -2 आंसर आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपना जो मेमोरीज अपन यूज कर रहे हैं, वो मेमोरीज का यहाँ पे अपन को ये जो इस कैलकुलेटर में जो मेमोरीज है, उसके आंसर कैलकुलेट करके एल्गोरिदम लगा के वो यहाँ पे अपन को ला के दे रहा है आंसर डायरेक्टली। तो ये सारी चीजें जो फंक्शंस है, ये सारा कुछ इसमें इनबिल्ट रहता है। तो अब अपन को सीपीटी में ये ले जाने मिलता है सीए के कोर्स में, तो जब ये ले जाने मिल रहे हैं, तो इसके सारे फंक्शंस अपन को एक एक्सपर्ट के नजरिए से अपन को इसको यूज करना आना चाहिए। तो इसको जितना अपन एक्सप्लोर कर सके इसको करना चाहिए। ऐसे कई सारे इसमें और भी नए नए चीजें हैं इस कैलकुलेटर में। इस छोटी सी दिखने वाली चीज में एक बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे आज चालू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेल्समैन बन गया कैलकुलेटर का, बट आई एम टेलिंग दिस इज so important, that's why I'm telling so much about this, because like अब आपको आगे पूरे कोर्स में, पूरे सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल, हर जगह ये कैलकुलेटर कैरी ऑन ही करना है। भले ही कैलकुलेटर आपके टूटते रहेंगे, बट आपको चेंज होते रहेंगे, बट आपको ये जो कैलकुलेटर ये हमेशा आपको साथ ही रखना है। अब इसके बाद आप आज बनाते हैं आज की टॉपिक पे। आज की टॉपिक जो थी अपनी स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स देखो, अभी जो कोर्स चल रहा है ओल्ड कोर्स, तो ओल्ड कोर्स जो चल रहा है, ओल्ड कोर्स में 25 to 30 मार्क्स का वेटेज दे सकते हैं, इतने मार्क्स का आता है अपना स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में अपने अब जो नया कोर्स आ रहा है, तो अब नया कोर्स जो आ रहा है उसमें इसका वेटेज 40 मार्क्स तक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही वेटेज कैरी करने वाला सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आगे चल के अपन को इससे अपन काफी कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपना जो पासिंग मार्क्स क्रिएट करना रहता है, वो अपन इससे काफी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि 25 मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल सीपीटी में, तो उसमें आते क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर तो जो रहता है वो तो रहता है थ्योरी, अपना स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी रहती है। तो वो जब अपन प्रैक्टिकली अपन पूरा सारा कुछ अपने सारे चैप्टर्स देखेंगे, तो आप जो भी नए टर्म्स यूज होंगे उससे आप फेमिलियर होते जाओगे। तो उसके बाद अपन उसको थ्योरी वाले चैप्टर को देखेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वो है अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हुआ, सेंट्रल चीज आप जैसे अगर आप अभी 10th अपना निकला है, तो 10th में अगर जो भी है परसेंटेज आया अपना, तो 10th पास हुए या 12th पास आउट हुए अपन, तो 12th में अपना परसेंटेज निकला अपन को। अगर मान लो अपना परसेंटेज आ रहा है 95%, तो 95% इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो 5 सब्जेक्ट पढ़े हो, मतलब जो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हो, तो अगर आप मेरे को अपना परसेंटेज बताओगे, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपके 5 सब्जेक्ट में 95 मार्क्स होंगे। मेरा असम्पशन सबसे पहले ये रहेगा कि आपके 5 सब्जेक्ट में एवरेजली सब में 95 मार्क्स ही है 100 में से। तो ये जो एवरेज का काम करता है, तो ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी पता करके दे दिया। अब हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे मार्क्स सब में 95 ही हो 5 की 5 सब्जेक्ट में। हमारा जो रेंज आएगा वो 91 से लेकर अपना 99 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो ये जो रेंज जो जा रहा है, जो 91 से 100 तक, किसी में 91 मार्क्स है, किसी में 93 मार्क्स है, किसी में 97, किसी में 99, तो ये सबका एवरेज 95 आया है। बट अपने मार्क्स तो वेरी कर रहे हैं, बट तुम जब परसेंटेज बता दो सामने वाले के लिए क्या रहा, तुम्हारे सब में 95 मार्क्स है। तो ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी। और जब अपन इससे जो डेविएशन हो रहा है, जो कितना डेविएशन जा रहा है, तो ये जो जितना डेविएशन जाता है, जब अपन उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो अपना कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन मतलब क्या हुआ कि जो अपन 95 से जो रेंज गई 91 तक, और इधर पे 99 तक जो जा रही है, तो जो 4 का जो अपना डिफरेंस आ रहा है, तो 4 यहाँ पे क्या हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस एंड माइनस आगे पीछे इस रेंज में। और अपना मेन जो है 95 जो है अपना एवरेज हुआ। तो ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी पता करके दिया। तो अपना पहला चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी रहेगा। इसका मेजरली पोर्शन आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। 11th क्लास का अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में ये इंक्लूसिव रहता है, और भी डिफरेंट बोर्ड्स में भी ये इंक्लूसिव रहता है अपना जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। इसमें मीन, मीडियन, मोड, ये पोर्शन आपके 11th पे रहता है।
अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो आपको इस चैप्टर में अपने सीपीटी लेवल पर पढ़ना रहेगा, उसमें दो एडिशनल सेंट्रल टेंडेंसी के फीचर्स आ जाते हैं, एक है ज्योमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में अपने पास 5 चीजें हुई, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये 5 चीजें अपने सीपीटी के कोर्स में है। और उसमें से अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ये आप 11th में पढ़ते आए हैं। तो अब अपन इसको देखेंगे आज के टॉपिक में अपन अर्थमेटिक मीन ही देखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन, अब अपने पास ये जो अपन मीन निकाल रहे हैं, अब मीन निकालने में 2 प्रकार से ग्रुपिंग होती है। एक अपने जो सीरीज होती है, सीरीज की 2 प्रकार की ग्रुपिंग हो सकती है। एक तो होती है नॉर्मल अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा जो कि मैंने आपके परसेंटेज के लिए यूज किया, जैसे आपके मार्क्स कितने कितने आए थे, तो वो अनग्रुप्ड सिंपल एक सीरीज ऑफ नंबर्स है कि 91, 92, 95, 97 सीरीज ऑफ नंबर्स है। ऐसे अगर जैसे अपन इसको एक एग्जांपल देखते देखें तो अनग्रुप्ड डाटा का एग्जांपल है 21, 22, 27, 24, ये एक अनग्रुप्ड है, कोई भी इसका कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है, तो ये नॉर्मली सीरीज है। और इसका अगर जब अपन को मीन निकालना रहता है तो अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से अपन इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, समेशन, इस साइन को समेशन बोलते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, जो कि है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ फिगर्स जितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x, अब यहाँ पे जो x है मतलब ये x की सीरीज है, x है मतलब ये x की सीरीज है, x की सीरीज में xi, x1, x2, x3, x4, यहाँ पे 4 डिजिट्स है अपने पास। तो ये 4 जो फिगर्स है, तो 4 जो इसका चारों का समेशन करेंगे और अपने पास n कितने हो गए 4, तो इस 4 से डिवाइड करेंगे, तो इन सारे का समेशन डिवाइडेड बाय n दैट इज 4। तो अपन नॉर्मली इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं 21, 22, 27, 24 प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके, तो ये अपना आंसर आ जाएगा अनग्रुप्ड डाटा का मीन। अब अपन देखते हैं आगे जो अदर सीरीज क्या क्या होती है। एक होती है अपने पास डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है अपने ग्रुप्ड डाटा के। ग्रुपिंग कर दी गई है यहाँ पे, हर एक को जो एक सीरीज है उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा गया है, मतलब 2 सीरीज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा में अपन एक देख सकते हैं डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ 21 साल वाले 11 लोग हैं, इस एक अगर मैं पॉपुलेशन का एक काउंट, मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनमें मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने एनालिसिस में ये पाया कि 21 साल वाले 11 लोग हैं और 22 साल वाले 7 लोग हैं और 27 साल वाले 19 लोग हैं। तो ये मेरे को पता चला, तो ये डाटा जो है, जो इस तरीके से लिंकिंग की गई है, ये है डिस्क्रीट सीरीज। और इसी को अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज में देखूं तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि जो एज है, जैसे अगर मैं 20 से 30 साल वाले लोग जो कि है वो 11 लोग हैं जो कि 20 से 30 साल की रेंज करते हैं, मतलब 20 से 30 साल की क्लास इंटरवल में, 10 के क्लास इंटरवल में जो लोग आ रहे हैं वो 11 लोग हैं। ऐसे 30 से 40 साल के जो क्लास इंटरवल में जो आ रहे हैं जो लोग हैं वो 7 लोग हैं, और 40 से 50 साल वाले जो है वो 19 लोग हैं। तो ये होता है अपना कंटिन्यूअस डाटा, ये होता है डिस्क्रीट वाला और ये अनग्रुप्ड। तो इस तरीके से 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन तो अपन ने देखिए एकदम सिंपल है, जो कि अपन बचपन से करते आए हैं, प्लस सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, एवरेज निकालने का तरीका। तो ये इसके लिए फॉर्मूला इसका समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n हो गया। अब अपन आते हैं ग्रुप्ड वाले में। तो ग्रुप्ड वाले में एक होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो अपन ने देखे। तो डिस्क्रीट वाले में समेशन ऑफ f इंटू x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे ये देखिए, ये x की सीरीज है और ये f की सीरीज है। तो x की सीरीज और f की सीरीज, तो मतलब क्या करना है अपन को, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है और उसमें अपन को क्या करना रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 11 और ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाना है। और फिर जो नेक्स्ट कॉलम में ये सारे जब मल्टीप्लिकेशन होकर लिखा जाएंगे उन सबका टोटल निकालेंगे। तो जो टोटल आएगा उसी को बोलते हैं समेशन ऑफ f इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या करना है अपन को n। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है अपना f, जो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आ रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा 11 प्लस 7 प्लस 19 का, वही हमारा यहाँ पे आएगा n। तो ये रहा अपने डिस्क्रीट का। तो अब इसको आप देखते हैं कि कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में मैंने अभी आपको नए नए बटन से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो चलो अपन कोशिश करते हैं कि अपन कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो अपन बेसिकली इसको अगर आप नॉर्मल भी करना चाहो तो बहुत आसानी से आप कॉपी पेन में लिख के कर सकते हो, क्योंकि अभी ये छोटा क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होते जाएगा तो आपको थोड़ा कॉपी में करना कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी के लिए अपन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अपन कैलकुलेटर में सारा सॉल्व करना सीखें। तो भले अपन छोटे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट उसको छोटे कैलकुलेशन को भी अगर कैलकुलेटर से ही अभी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपने पास इसकी जानकारी आती जाएगी और अपन को धीरे धीरे इसमें ग्रेस्प कर सकेंगे कि कैसे इसका फंक्शंस वर्क करता है।
तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अपन को जरूरत है इस कॉलम के टोटल की और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो कॉलम बनेगा उसके टोटल की। जो मल्टीप्लीकेशन का जो टोटल बनेगा उसको अपन को डिवाइड करना है नंबर ऑफ पीपल वाले जो टोटल आ रहा है उससे। ये अपन को करना है कैलकुलेटर में। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। तो इन सब का टोटल आ जाएगा, इसी को अपन को इनके मल्टीप्लीकेशन वाले टोटल से डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे इन सब का टोटल निकाल के अपन इसको मेमोरी में सेव कर लेंगे, ताकि बाद में अपन उसको डिवाइड जब अपन को करना रहेगा तो अपन उसको रिकॉल करके यूज कर सके। और अपन को जो अभी इससे मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो मल्टीप्लीकेशन भी करके उसका जो डाटा है उसको एक अलग मेमोरी में सेव कर लेंगे। अब बोले अब एक तो अपन कैलकुलेटर में कर रहे हैं और अब आप बोल रहे हो इसको अलग कैलकुलेटर में डालो या मतलब अलग मेमोरी में रखो, इसको अलग मेमोरी में। इतनी सारी मेमोरी इसमें आएगी कहां से? एक ही प्रकार की तो मेमोरी होती होगी नहीं। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में होता है कि जैसे एक रैम होता है और एक हार्ड डिस्क जो वाली जो स्पेस होती है, मेमोरी ड्राइव होती है, एक वो होती है। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है कि ये रैम है ये हार्ड डिस्क है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ये ऐसा बोल लेते हैं कि इसमें एक रैम वाली स्पेस भी है जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन को सेव करके रखेगी और एक हार्ड डिस्क वाली स्पेस भी है जो अपना अलग से जो मेमोरी में अपना सेव हो रहा है वो भी सेव रखेगी। तो अपन एक नाम दे देते हैं कि ये वाला जो टोटल जो अपन करेंगे 11 + 7 + 19, तो हम ये वाले टोटल को रैम में सेव कर लेंगे। ठीक है, ये वाले टोटल को अपन रैम में सेव कर लेंगे और ये जो दोनों का जो टोटल मल्टीप्लीकेशन होकर जो टोटल आएगा उसको अपन जो अपने मेमोरी जो स्पेस है, मेमोरी कार्ड वाली जो स्पेस है उस पर सेव कर लेंगे। ये ऐसा अपन अज्यूम करके चल रहे हैं अभी। तो आओ अपन अभी ट्राई करके देखते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ पीपल वाला जो टोटल है इसको अपन क्या में करने वाले हैं, रैम में सेव करने वाले हैं, याद रखिएगा रैम में। ठीक है, तो अपन अभी क्या कर रहे हैं 11 + 7 + 19, बस यहां तक। अभी जैसे मैं साथ में बताते आ रहा हूं, अभी आप क्या करिए कि अपना कैलकुलेटर अपने हाथ पे रखिए और अपना कैलकुलेटर पे ही मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बटन प्रेस करता हूं वैसे ही बटन प्रेस करिएगा, तभी आपके लिए आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो अभी अपन ने क्या किया 11 + 7 + 19, बस यहां तक ही मैंने 3 बार ये चीजें करा हूं कि ये 3 बटन का प्रेसिंग किया हूं मैंने। अभी यहां तक खत्म हो गया 19। अब 19 के बाद मैं इक्वल टू प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वल टू प्रेस नहीं करूंगा, डायरेक्टली जो मेरा आंसर आने वाला है इन सबको प्लस करके, अभी आया नहीं है अपने स्क्रीन में बट जो आने वाला है मैं उसको कैलकुलेटर को बोल रहा हूं कि कैलकुलेटर जो ये आंसर आएगा इसके बाद उसको तुम रैम में सेव कर लेना। तो ऐसा कमांड देने के लिए मैं उसको क्या बोल रहा हूं कि मेमोरी प्लस, तो प्लस जो भी आंसर आने वाला है वो करके आप रैम में सेव करके रखना। तो ये M+ हो गया, मतलब ये जो आंसर 37 अब डिस्प्ले पे आया ये अपना रैम में जाके सेव हो गया है। ये समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिए कि ये रैम में जाके सेव हो गया है। ठीक है, अब इसको अपन रैम से बाद में निकालेंगे और यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना कैलकुलेशन जब ये फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन तो तब अपन को ये काम आएगा। अब सेकेंड चीज, जो अपन ये मल्टीप्लीकेशन करके जो टोटल निकालने वाले थे उसको अपन काय में सेव करने वाले हैं, उसको अपन मेमोरी कार्ड में सेव करने वाले हैं। तो मेमोरी कार्ड में सेव करने वाले, तो मेमोरी कार्ड के लिए अपन क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इक्वल टू प्रेस कर देंगे। मैंने इसके पहले ही बताया था आपको, इक्वल टू प्रेस करते हैं तो इक्वल टू प्रेस करने के बाद वाली जो भी फिगर होती है वो आपकी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है मेमोरी में जाके। तो मैं अभी क्या करूंगा कि 21 × 11, तो यहां पे मैंने किया 21 × 11 और इक्वल टू, तो 21 × 11 231 जो है आंसर वो मेरा ऑटोमेटिकली जो है मेमोरी में जाके सेव हो चुका है। मैंने ये याद रखिएगा मैंने ऑन वगैरह कुछ नहीं दबाया हूं, जो मेरा 37 आंसर आया था उसके डायरेक्टली बाद मैंने चालू कर लिया ये वाला कैलकुलेशन। अगर क्योंकि मैं ऑन दबा दूंगा तो मेरी मेमोरी क्लियर हो जाएगी, मेरे को मेमोरी अभी क्लियर नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा 37 अभी भी रैम में सेव्ड रहा है, उसको मेरे को आगे यूज करना है इसलिए मैं उसको सेव्ड ही रखूंगा। तो अभी मैंने 21 × 11 किया तो ये अपना इक्वल टू प्रेस कर दिया मैंने, तो इक्वल टू के बाद वाली चीज जो 231 है वो जाके ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। ये याद रखिए ऑटोमेटिक सेव हो गई है। नेक्स्ट अपन 22 × 7 जब करेंगे, नेक्स्ट अपन ने किया, अभी फिर से मैं और कुछ नहीं बटन प्रेस कर रहा हूं, डायरेक्टली 22 × 7 एंड देन इक्वल टू। तो ये सेकंड टाइम अपन ने कर चुका है, एक बार इक्वल टू करे थे 231 आया था, अब इक्वल टू करे 154 आया है। तो 2 बार इक्वल टू प्रेस हो चुका है, 2 बार मेमोरी में जाके 2 डाटा सेव्ड हो चुके हैं। ये किस में हो रहे हैं, मेमोरी कार्ड में। बाइफर्केशन याद रखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 27 × 19, तो मैंने किया 27 × 19,
27 into 90 इक्वल टू, तो अभी जो आया आंसर 5, अभी अपन ने 3 बार अपना कैलकुलेशन कर चुके हैं, इक्वल टू 3 बार कर चुके हैं। तो अब ये जो स्क्रीन में 530, तो 3 बार जितने बार इक्वल टू प्रेस हुआ उसके बाद वाला डिजिट जाके अपना सेव हो चुका है मेमोरी में। तो अब ये कौन सी मेमोरी में सेव हो रहा है, मेमोरी कार्ड वाली मेमोरी में। और जो अपन ने 37 जो अपना ये टोटल को सेव करे थे, इसके पहले अभी अपन ने भी एक मेमोरी सेव करे थे M+ दबा के, याद करिए। अपन उसको बाद में यूज में लाएंगे, यह भी अपना रैम में सेव है, ठीक है। इस रैम से निकाल के अपन लाएंगे और मेमोरी वाले डाटा के साथ इसका कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जो कि कैलकुलेशन होता है ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, समेशन ऑफ f into x अपॉन n। तो f into x जो कि अपन ने इमेजिन करके अपन ने कर लिया, इमेजिन करके इसका फिगर अपन ने जनरेट किया और उसका टोटल अब अपन निकालने वाले हैं। इमेजिनेशन में ही अपन ने ये बना लिया कॉलम और उसका टोटल भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने ये जो इक्वल टू 3 बार प्रेस किया, तो जो 3 आंसर आए वो तीनों आंसर इस तीनों कॉलम के 3 डिजिट्स थे और तीनों सेव है मेमोरी कार्ड में। और मेमोरी कार्ड में जो भी पड़ा रहता है फिगर, वो सबका टोटल कौन निकाल के देता है, ग्रैंड टोटल। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो मैं ग्रैंड टोटल दबाऊंगा और मेरे ये जो मेमोरीज में जो 3 डाटा सेव्ड है, जो अपन ने इमेजिन करके चल रहे हैं यहाँ पे कॉलम, वो सारे डाटा का टोटल करके दे देगा। तो मैं यहाँ दबाता हूँ GT, जो कि आ गया 898 जो आंसर आया है। तो ये जो अपना इमेजिनेशन वाला कॉलम है उसका टोटल है। उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे इस कॉलम के टोटल से, जो कि अपना n है। तो इस कॉलम का जो टोटल है वो अपन ने कहां पे सेव कर रखे थे, रैम में। रैम में अपन ने M+ जो दबा के सेव कर रखे थे, उसको अब अपन रिकॉल करेंगे, और उसका यूज करेंगे अपन। तो अब यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ है डाटा, तो उसको रिकॉल करने के लिए अपन ने यहाँ पे अभी सबसे पहले अपन को इसको डिवाइड करना है, ऊपर वाले फिगर को, जो इमेजिनेशन वाले टोटल वाला जो है उसको उससे अपन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपन ने डिवाइड क्लिक किया और उसके बाद अपन यहाँ पे मेमोरी रिकॉल बटन क्लिक करें, तो ये देखो ये 37 आया जो मेमोरी रिकॉल क्लिक करने पे। तो 37 अपना जो सेव था वो अब यहाँ पे आके रिकॉल हो चुका है। अब अपन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो अपना आंसर आ गया 24.27। तो ये जो 24.27 आंसर आया है, तो ये है अपना अरिथमेटिक मीन किसका, डिस्क्रीट सीरीज का, जिसको अपन ने पूरा ही इमेजिनेशन करके सारा आंसर अपने कैलकुलेटर पे निकाला। अभी आपको लग रहा होगा करके ये सारा कुछ अपन पेपर पेन में कर सकते थे, बट नहीं, अपन को कंसेप्ट जो लेके चल रहे हैं पूरे स्टैटिस्टिक्स में, वो है अपन को जितना हो सके अपने कैलकुलेटर को यूज करना है, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करना है, जितना हो सके अपन सारा कुछ अपन इमेजिन कर सकेंगे। आगे पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बड़े बड़े जो चार्ट्स रहेंगे अपने, सारा कुछ अपन इमेजिन करके ही सारा अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ना कि एक एक चीज कॉपी पेन में लिखेंगे, क्योंकि अपन को टाइम बहुत कम है, याद रखिए ये सारी बातें। तो अब नेक्स्ट जो आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जो अपन ने देखे 20 से 30, 30 से 40, तो अब अपन को इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके हैं अपने पास। एक तो होता है मिड पॉइंट कॉलम बना के, एक होता है एज्यूम्ड मीन लेके। तो अब एक होता है मिड पॉइंट कॉलम बना के। मिड पॉइंट कॉलम बनाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एज का जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 से 30, एक ही क्लास इंटरवल है। 20 साल से 30 साल के लोगों में का जो है वो 11 लोग है। 11 लोग ऐसे हैं जो 20 साल से लेकर 30 साल की रेंज में आते हैं। तो मतलब 21 साल के भी हो सकते हैं, 22 साल के भी, 26 साल के, 27 साल के, मतलब 20 से 30 साल के कितने के भी हो सकते हैं। तो इनका मिड पॉइंट अपन लेंगे। मिड पॉइंट क्या हुआ, 30 + 20, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज अपना 25। तो 25 इज द मिड पॉइंट 20 और 30 का। तो 25 ऐसे यहाँ 35, यहाँ 45, तो 25, 35, 45 ये क्या हो गए सारे मिड पॉइंट्स। तो अपन क्या करें, मिड पॉइंट्स का कॉलम बना लें। अगेन अपनी इमेजिनेशन पावर को फिर से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारे मिड पॉइंट्स का एक और एक कॉलम जनरेट करेंगे। यहाँ पे अपन इमेजिन करो, यहाँ पे एक कॉलम बन रहा है जो कि मिड पॉइंट्स का 25, 35, 45, जिसको अपन ने नाम दिया एक्स की सीरीज, जो कि यहाँ पे थी एक्स की सीरीज एज की। तो अब देखो कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है, जो आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो और जो यहाँ पे डिस्क्रीट पे चल रहा है, दोनों की दोनों सेम नजर आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे भी सिंगल सीरीज थी, यहाँ पे भी एक्स की सिंगल सीरीज आ गई, एफ की सिंगल सीरीज आ गई। तो अब देखो ये दोनों मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट कॉलम का यूज करके अपन इस डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज के डाटा पे। तो अब जैसे इसको अपन ने सॉल्व किया, यहाँ पे जो अपन पूरा प्रोसेस करे थे वही प्रोसेस को करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। पर आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार ये फिर कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये अब जो 21 साल के लोग हैं उनके लिए अपन 25 साल के ही लेके चल रहे हैं, उसको भी 25 साल का ज्यूम कर लिया अपन ने यहाँ पे। तो हर एक को जब यहाँ पे जो 26 साल का है, जो 29 साल का है, उसको भी 25 साल का करिए। तो कुछ जो डिफरेंस आ रहा है क्लास इंटरवल के कारण, उस डिफरेंस को भी तो ठीक करना है।
तो इस ठीक करना है ये अपन सोच रहे हैं, बट ऐसा कैसे करें, अब इसका एवरेज कैसे निकालें। तो इसके लिए दूसरा तरीका है जो कि है मिड पॉइंट को हटाओ। अब अपन दूसरा एक पॉइंट तरीका देखेंगे जो कि अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन में अपने पास ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा होगा अपने पास। अज्यूम्ड मीन के लिए एक अपन को अजम्पशन लेना है एक मीन का जो कि मिड पॉइंट ही रहता है, उसका लेते हैं अपन। फिर समेशन करते हैं f इंटू डी का, यहाँ पे अपन x इंटू एफ करते हैं अभी तक। अब एक नया टर्म्स आ गया d जो कि होता है डेविएशन। अब डेविएशन हो गया, तो डेविएशन किससे डेविएशन, जिसको अपन अज्यूम कर रहे हैं एक अज्यूम मीन, उससे डेविएशन कितना हुआ है उस डेविएशन को लेना है। यहाँ पे n यहाँ पे अगेन इस फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हो गया, f का टोटल हो गया n, और c हो गया क्लास इंटरवल जो कि यहाँ पे 10 का है, 20 से 30 10 क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे अपने को एक जो नया टर्म देखने को मिल रहा है वो है डेविएशन। तो अब और ये अज्यूम्ड मीन किसको माने, ठीक है। उसके बाद डेविएशन ये क्या है नया टर्म्स। क्लास इंटरवल तो चलो समझ में आता है, समेशन करना है ये चीज यहाँ पे भी थी डिस्क्रीट में समझ में आता है, एंड ये भी पुराने से ही उठ के आ रहा है ये भी समझ में आता है। बस यहाँ पे दो टर्म्स और नए नए क्या लग रहे हैं, एज्यूम मीन क्या होगा, डेविएशन क्या होगा। क्लास इंटरवल तो नाम से क्लियर है कि भाई यहाँ पे जो भी क्लास इंटरवल रहता है 30 से 20 10 का जो क्लास इंटरवल है वही अपना क्लास इंटरवल कहलाएगा। अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे अज्यूम मीन क्या होता है, तो अपन यहाँ पे जो मिड पॉइंट का जो कॉलम बनाए थे, यहाँ पे मिड पॉइंट का जो कॉलम बनाए थे उन मिड पॉइंट्स में से कोई एक को अपन अज्यूम्ड मान लेते हैं कि ये ही मीन होगा, मीन एज होगी, ये अपन मान के चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन या तो 35 को मान लेते हैं या तो 45 को। अपन प्रीफर करेंगे कि अपन बिटवीन फिगर्स है, तो बिटवीन फिगर में अपन 35 को यहाँ पे एज्यूम्ड मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आएगा 35। अब देखो ये अपना 35 अपन ने निकाल दिया, कैसे निकाले समझ में आ गया। मिड पॉइंट्स लिए, मिड पॉइंट्स में से जो एक इन बिटवीन वाला फिगर लिए, सब इन मिड पॉइंट्स में से भी, तो अपन ने यहाँ पे ए निकाल लिया। अब अपन को निकालना है डी, जो एक और एक नया टर्म दिख रहा है। तो डी निकालने के लिए क्या तरीका है, जो यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिखे हैं उसका हेडिंग क्या हो गया, एक्स की सीरीज। यहाँ पे अपन ने एक्स की सीरीज बनाए हैं, तो एक्स की सीरीज सारा इमेजिनेशन में करवा रहा हूं मैं, जानबूझ के ही ऐसा प्रोसेस रख रहा हूं कि आप इमेजिन कर सको। आपको मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लिख लिख के बताऊंगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम आसान है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही लिखना चालू कर दूंगा एकदम इजीली आप एकदम देखने लग जाओगे कि भाई आपको एकदम से बिना ज्यादा दिमाग लगाए समझ में आने लग जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ अपना, ताकि आप ये आगे, अभी क्योंकि ये बहुत ही इजी सम्स है, बहुत इजी फिगर्स है और बहुत ही छोटे छोटे सम्स है, तो इसलिए आपके लिए इमेजिनेशन करना थोड़ा सा अभी आसान है। तो अभी से आप कोशिश करोगे तो आगे चल के और ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। इसलिए अभी इमेजिन करो यहाँ पे एक्स की सीरीज बन गई है मिड पॉइंट्स की, मिड पॉइंट्स की एक्स की सीरीज तैयार है अपने पास। उसमें से अब उसको अपन एक्स की सीरीज बोल चुके हैं। अब अपन डी निकालने के लिए यहाँ पे अब बनाने वाले अपन डी की सीरीज, एक्स की सीरीज अज्यूम्ड जो कि है मिड पॉइंट्स। अब बनाने वाले अपन डी की सीरीज, अज्यूम करो डी की सीरीज। अब डी की सीरीज जो यहाँ पे बनने वाली है, कॉलम जो बनने वाला है, तो डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय c। xi ये रही, इमेजिनेशन याद रखो ये रही, ठीक है। उसके बाद a अभी अपन ने निकाले थे, इन मिड पॉइंट्स में से कोई एक लेते हैं जो कि अपने 35 अज्यूम कर लिया, 35 इज a, क्लास इंटरवल 30 माइनस 20 इज 10, 10 इज द क्लास इंटरवल, उससे अपन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपन एक सीरीज बना रहे हैं, उस सीरीज में अपन ये प्रोसेस करेंगे हर एक टर्म का। मतलब क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को अगर अपन देखें, ऐसे में अगर फर्स्ट रो को देखो, ये हो गया अपना रो जो ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये जो ऐसे सीधा आ रहा है, ये वाले जो है ये अपने कॉलम हो गए, कॉलम एंड रो, ठीक है। तो अब अपन रो में देख रहे हैं। अब कैलकुलेशन जो डी वाला जो अपन निकालने वाले हैं वो रो में होने वाला है। तो रो में कैसे होएगा, यहाँ पे एक्स आई में क्या है 25 माइनस ए क्या है 35, 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय सी इज 10। तो क्या हो रहा है 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, जब आप करोगे तो आ रहा है -1। ऐसी आप यहाँ पे सेकेंड वाले का करोगे तो सेकेंड वाले में 35 माइनस 35 आपका ऑटोमेटिकली 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 0 आएगा। तो यहाँ पे डी में अज्यूम, यहाँ पे डी इमेजिन करते रहो, पहला आया -1, दूसरा आया 0, तीसरा क्या आएगा, तीसरे में देखते हैं अपन 45 माइनस 35 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1। तो यहाँ पे अपने पास तीन लेटर्स आ गए हैं, -1 0 एंड +1, -1 0 +1, तीन यहाँ पे सीरीज तैयार हो गई है, ठीक है।
मतलब ये तीन जो सीरीज तैयार हुई इन सबका अपन यहाँ पे अभी ये जो आया है ये अपना डेविएशन आया है। अब इस डेविएशन को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। ऐसा क्यों करेंगे अपन इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई? क्योंकि फॉर्मूले में है समेशन ऑफ एफ इंटू डी, ये है समेशन ऑफ एफ इंटू डी। मतलब अपन को ये चाहिए, डी तो अपन इमेजिन कर लिए, डी के बाजू में एक कॉलम इमेजिन करो जिसमें कि अपन डी को और एफ वाली सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपना आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर ये बनेगा 11 को मल्टीप्लाई करके -1 से तो -11 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई करके 0 से तो ये 0 हो गया, 19 को मल्टीप्लाई करके 1 से तो ये 19 हो गया। इमेजिन हो गई वो सीरीज। क्या सीरीज बनी? 11 11 11 नहीं -11 0 प्लस 19, ये सीरीज बन गई है। यहाँ पे डी वाली सीरीज बनी थी, उसके बाजू में बन गई समेशन ऑफ एफ इंटू डी वाली सीरीज, एफ इंटू डी वाली सीरीज। तो एफ इंटू डी कर दिया अपन ने, वो हो चुका है। अब उसका टोटल निकालेंगे तो टोटल में क्या आया? -11 प्लस 19, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आया अपना 8 इज समेशन आया है। मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो है 8, और जो n आने वाला है n ये टोटल है, जो कि 11 7 19 जो टोटल होता है वो होता है 37। तो ये 37 जो अपन ने पहले भी देखा है डिस्क्रीट वाले में सेम ही है 11 7 19, तो 11 7 19 37 होता है। तो अपन ने 8 37, यहाँ पे आ चुका है 35, यहाँ पे आ चुका है 10। अपने सारे फिगर्स आ गए, इमेजिनेशन में अपने सारे फिगर्स आ चुके हैं, सारे फिगर्स आ गए। इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर कैसे आया उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या आया था? 8 डिवाइडेड बाय 37, तो 8 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 10 प्लस 35, 37.1, ये अपना आंसर आ गया। अब इसको अब अपन कैलकुलेटर पे, अब ये तो अपन ने जो किए ये बहुत ज्यादा इमेजिनेशन हो रहा था। अब ये तो ठीक है, अपने कैलकुलेशन आसान था इसलिए अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर लिए, -1 0 1 था, मतलब इस तरीके के कैलकुलेशन थे, तो अपन ने ये कैलकुलेशन को भी अपने इमेजिनेशन में कर लिए। बट अपन अभी तक इमेजिनेशन में अभी अपन क्या रखना चाहेंगे आगे के लिए कि अपन खाली कॉलम्स को इमेजिन करें और जो कैलकुलेशन पार्ट है वो अपने कैलकुलेटर पे छोड़ दें। कैलकुलेशन पार्ट अपना इमेजिनेशन इस पे छोड़ दो, यही करके देगा आपको, खाली कॉलम्स को इमेजिन करना सीखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेटर से एक बार करके देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे यहाँ कैलकुलेटर पे अपना खोने वाला है। देखो अब यहाँ पे अपना जो अपन को कैलकुलेशन करना है x वाली सीरीज है, तो x वाली सीरीज में 35 यहाँ पे चल रही है, f वाली सीरीज अपन डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन आ गया, और डेविएशन निकालने के बाद अपन निकालेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन और फिर आखिरी में उसका समेशन। तो अपन सबसे पहला प्रोसेस स्टेप 1 में वही रखेंगे जो अपन यहाँ पे करते आए थे। यहाँ पे अपन क्या किए थे? 11 7 19 का जो टोटल है उसको अपन भेज दिए थे रैम में, तो अभी यहाँ पे भी अपन यही करेंगे, 11 7 19 का जो टोटल आने वाला है उसको अपन भेज देंगे रैम में। उसके लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो ऑन प्रेस कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे, सारी मेमोरीज डिलीट हो गई। अब चालू करते हैं अपन 11 प्लस 7 प्लस 19, जो कि आपका आंसर आता है 37। देखो अभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे गलती से अगर प्रेस हो गया तो अब इसका भी मतलब जान लो, अगर आपसे गलती से अगर इक्वल टू प्रेस हो जाता है मतलब ये जो 37 है इसको भी आपने अपने मेमोरी कार्ड में सेव करवा दिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसको अगर मेमोरी कार्ड में सेव करवा दोगे तो आगे चल के जो यहाँ पे अपन मेमोरी कार्ड में सेव करने वाले हैं आगे का डाटा, वो उन डाटा के साथ जाके ये ऐड हो जाएगा जब हम GT प्रेस कर देंगे। तो इसलिए ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। फिर से कोई बात नहीं, फिर से अपना ऑन प्रेस कर लीजिए, सारी मेमोरी क्लियर हो गई। सारी मेमोरी क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे फिर से अपन ट्राई करते हैं 11 प्लस 7 प्लस 19, उसके बाद अपन को इक्वल टू प्रेस नहीं कर रहे हैं। अब तुरंत बाद अपन प्रेस करेंगे m प्लस, मतलब 37 है जो अपना रैम में जाके सेव हो गया। अब इसको जब अपन को यूज करना रहेगा पर इसको रिकॉल कर देंगे। नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे कि अब इसके बाद का कैलकुलेशन जो अपन मेमोरी कार्ड में सेव करेंगे, ग्रैंड टोटल करके अपन निकालने वाले हैं, वो वाला कैलकुलेशन करने वाले हैं हम अपन, ठीक है। तो उसके लिए अपन देखते हैं अपन ने क्या करेंगे। तो अपन सबसे पहले तो डेविएशन निकाल लेंगे, तो डेविएशन निकालने के लिए रो वाइज चलते हैं। फर्स्ट रो पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो पे अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 30 यहाँ पे एक्स आई अपना क्या है 25, फर्स्ट में 25 है, ठीक है 25। तो अपने यहाँ पे कैलकुलेटर में टाइप करें 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, हो गया 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जो भी आंसर आता है, अब जो भी आंसर आने वाला है वो ऑटोमेटिकली आ गया होगा, आपको इक्वल टू दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो भी आंसर आना होगा आ गया होगा, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करिए,
तो आपकी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में आ जाएगा -1। मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पीपल एफ वाले कॉलम से 11, तो अपन मल्टीप्लाई करें 11 से। अब यहाँ पे अपना इतना प्रोसेस हो गया। अब ये अपन एक कॉलम को स्किप करके कैलकुलेटर में इसके बाद वाले कॉलम में डायरेक्टली आ गए हैं। अब अपन इक्वल टू दबाएंगे तो आया -11। अब इक्वल टू अब दबाए, पहली बार अभी तक के पूरे कैलकुलेशन में इक्वल टू दबाए, मतलब अब इक्वल टू दबाए तो इसके बाद वाला जो फिगर आया -11, तो ये सीधा चला जाएगा अपने मेमोरी कार्ड में। ठीक है, मेमोरी कार्ड में जाके सेव हो चुका है -11। अब ऐसी प्रोसेस करेंगे अपन सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए भी करते हैं फटाक से, सेकंड वाले के लिए देख लेते हैं। सेकंड वाले के लिए अपन क्या करना रहेगा, अपन अब कुछ और प्रेस नहीं करेंगे की, डायरेक्टली अपन कैलकुलेशन चालू कर देंगे। कैलकुलेशन क्या चालू करेंगे, यहाँ पे आएगा अपना 35, तो 35 - 35 डिवाइडेड बाय 10, जो कि ऑटोमेटिकली 0 हुआ। अपन को मालूम है बट अपन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के अपन को ये काम आएगा। अपन कर, आप भी कोशिश करिए, इसमें करते रहिए, भले आपको मालूम है कि आंसर वही आने वाला है बट फिर भी करिए इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 10 करें तो अपना ये ऑब्वियसली 0 आया है। इसको भी अपन मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा बट फिर भी अपन कर लेते हैं इंटू 7। यहां तक कर लिए तो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिए। अब अपन इक्वल टू प्रेस करेंगे, मतलब लास्ट वाला कॉलम बन गया अपना, वहां पे जाके सेव हो जाएगा। तो ये इक्वल टू प्रेस करें तो भले 0 आया तो 0 भी जाके अपना मेमोरी कार्ड में सेव हो गया है। ठीक है, अब लास्ट थर्ड वाले में देखते हैं अपन 45, तो 45 - 35, 45 मिड फिगर x वाला -35, a इज 35, अज्यूम करके चल रहे थे अपन, -35 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे अभी इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, फिर से गलती मत करिएगा। 10 जैसे अपन डिवाइड बाय 10 करें, मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो मल्टीप्लाई बाय 19। अब इक्वल टू प्रेस करना है। अब इक्वल टू प्रेस करें तो 19 जो आया, तो अभी तक अपन ने 3 बार इक्वल टू प्रेस करे हैं, 3 रो है इसलिए पहले में आया -11, दूसरे में आया 0, तीसरे में आया +19, तो ये तीनों मेमोरी में सेव है। अब इस मेमोरी में सेव्ड है, ये मेमोरी में जितना भी कुछ सेव्ड है सबको टोटल लगाना है अपन को, GT प्रेस करेंगे। तो अपन ने GT प्रेस किया, GT, तो ये आ गया 8 आया, मतलब सारे कैलकुलेशन हो गया माइनस वाला। ठीक है, तो अपने पास माइनस वाले कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे मेमोरी में से अपन ने आंसर निकाल दिया 8। अब अपन यूज करते हैं जो रैम में अपन ने सेव कर रखे थे 37 को, तो उसको सेव करने के लिए अपन को करना क्या है, उस सेव डाटा का उसको अपन को डिवाइड करने के लिए यूज करना है। तो अपन को 8 से 37 को डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय, अपन को मेमोरी रिकॉल करके बुलाना है 37 को, तो मेमोरी रिकॉल 37 आ गया, डिवाइड कर दीजिए अब इसको, तो ये आ गया अपना 0.2162, इस तरीके से आया। तो मतलब अपन ये वाला फिगर जो है, इतना जो पार्ट है वो अपन ने सॉल्व कर लिया। अब इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसको अपन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इंटू 10, तो ये वाला यहां तक का सॉल्व हो गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको मेरे को प्लस करना है, मैं डायरेक्टली प्लस दबाऊंगा, +35, जहां पे अज्यूम करके अपन 35 चढ़ते +35, तो अब इक्वल टू दबाता हूं तो मेरा आंसर आ गया 37.162। देख लिया अपन ने, सारा चीज अपना कैलकुलेटर भी कर सकता है, इमेजिनेशन पावर यूज करना बस अपन को आना चाहिए। और कैलकुलेटर का असली जो रैम, जो मैंने कंसेप्ट आपको नया टाइप का लग रहा होगा, पर मैंने आपको जो दिया रैम और मेमोरी कार्ड का, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लिए सीखने के लिए आसानी जाए कि एक रैम होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर में देखते आए हो रैम है और मेमोरी कार्ड होता है, तो रैम में कोई भी प्रोग्राम रन होते हैं और तो उसके लिए एक छोटी सी मेमोरी रहती है उसे रन करने के लिए, और मेमोरी में सब आप गाने हैं, मूवीज है, सॉन्ग, और फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें, फोटोज वगैरह वो सेव करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे सिर्फ डाटा का खेल चल रहा है। देखो कैलकुलेटर में कितनी सारी चीजें लगनी हो गई, इसमें तो सोलार पैनल भी है जो अपने लैपटॉप में तक नहीं होता। तो ठीक है, कॉमेडी सी बात हो गई, बट ठीक है, ये कैलकुलेटर है, आपको लिमिटेड यूज आएगा, बट इसमें स्टिल बहुत सारे फंक्शन है। अभी भी मैं कई सारे फंक्शंस, कई मेमोरीज के ट्रिक्स और है इसमें, कि कई जगह से कई चीजें और मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, तो वो सारा चीज अभी बताना बाकी है। और भी कई सारे बटन्स बचे हैं और कई सारी चीजें, इंडाइसेस है, तो वो सब आगे अपन को काम आएंगे। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, जो कि मोर बेसिकली था कैलकुलेटर लीप फोकस, ताकि आगे आपको काम आ सके। और अपन ने आज कंप्लीट कर दिया पूरा मीन, अर्थमेटिक मीन। थैंक यू।